हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गवर्नमेंटल अपॉर्चुनिटीज़। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले ब्लू रिवॉल्यूशन इन इंडिया। जो भी स्टूडेंट्स एस्पायरेंट्स यूपीएससी या अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें और हमारे चैनल पर ऐसे ही वीडियोज़ आते रहते हैं, तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सो लेट्स बिगिन। यस, ब्लू रिवॉल्यूशन इंट्रोडक्शन। तो पहले सबसे पहले समझ लेते हैं कि ब्लू रिवॉल्यूशन क्या था, किसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए किया था, कौन इसके फादर रहे थे, वो सब समझ लेते हैं। रैपिड इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फिश एंड मराइन प्रोडक्ट थ्रू ए पैकेज प्रोग्राम इज नोन एज ब्लू रिवॉल्यूशन। तो ब्लू रिवॉल्यूशन क्या है? तो रैपिड इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फिश एंड मराइन प्रोडक्ट्स, यानी कि प्रोडक्शन में ग्रोथ हमें देखने को मिली थी ब्लू रिवॉल्यूशन के वक्त। तो ब्लू रिवॉल्यूशन क्यों लाया गया था? तो इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फिश एंड मराइन प्रोडक्ट्स, इस कारण की वजह से ब्लू रिवॉल्यूशन को लाया गया था। इट रिफर्स टू द टाइम ऑफ इंटेंसिव ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड वाइड एक्वाकल्चर इंडस्ट्री फ्रॉम मिड 1960s टू प्रेजेंट डेज। तो ये ब्लू रिवॉल्यूशन का अगर हम टाइम पीरियड देखें तो ये कब से हमें देखने को मिलता है? तो वर्ल्ड वाइड जब 1960s के टाइम पर इंटेंसिव ग्रोथ हमें देखने को मिली थी एक्वाकल्चर सेक्टर में, इस इंडस्ट्री में, तब से लेकर तो आज तक ये ब्लू रिवॉल्यूशन चल रहा है। इट वॉज फर्स्ट बिगेन इन चाइना। तो ये सबसे पहले ब्लू रिवॉल्यूशन कहाँ शुरू हुआ? इट इज़ बिगेन इन चाइना। देन डॉक्टर हीरालाल चौधरी एंड डॉक्टर अरुण कृष्णन नोन एज द फादर ऑफ ब्लू रिवॉल्यूशन इन इंडिया। तो इंडिया में जो ब्लू रिवॉल्यूशन हुआ था, इसके फादर इन दोनों को माना जाता है। यहाँ पर जो आप फोटो देख पा रहे हो वो उन्हीं की है। देन ब्लू रिवॉल्यूशन इन इंडिया। तो इंडिया में ब्लू रिवॉल्यूशन किस प्रकार से था, कब से हमें शुरुआत देखने को मिली है इंडिया में? लॉन्च ड्यूरिंग द 7th 5-year प्लान, दैट इज़ 1985-1990। तो जो ब्लू रिवॉल्यूशन की हमें शुरुआत 7th 5-year प्लान यानी कि 1985 से हमें इसकी शुरुआत देखने को मिलती है, ड्यूरिंग विच गवर्नमेंट सपोर्टेड द फिश फार्मिंग डेवलपमेंट एजेंसी, तो FFDA। तो गवर्नमेंट ने इस वक्त 7th 5-year प्लान के वक्त गवर्नमेंट ने फिश फार्मिंग डेवलपमेंट इन एजेंसीज को ज़्यादा सपोर्ट किया था। ड्यूरिंग 8th 5-year प्लान द इंटेंसिव मराइन फिशर प्रोग्राम वॉज लॉन्च विद द कोलेब्रेशन विथ MNCs। तो गवर्नमेंट ने 8th 5-year प्लान के वक्त इसकी प्रोडक्शन को और बढ़ाने के लिए मराइन फिशरीज प्रोग्राम लॉन्च किया था। किसके साथ? विथ कोलेब्रेशन विथ मल्टीनेशनल कंपनीज, विदेश की कंपनियों के साथ मिलकर ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। फिशिंग हार्बर्स इन टुटिकोरिन, पोरबंदर, विशाखापट्टनम, कोची, पोर्ट ब्लेयर वर एस्टेब्लिश्ड, और साथ ही में बंदरगाह बनाए गए थे फिशरमैन्स के लिए। कहाँ पर? टुटिकोरिन, पोरबंदर, विशाखापट्टनम, कोची एंड पोर्ट ब्लेयर के वर। द देयर हैज़ कंस्टिट्यूटेड एन इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री फॉर फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। तो हम देख सकते हैं कि उन्होंने फिर बाद में एक अलग सी मिनिस्ट्री बनाई इसके लिए, जिसके अंडर आता था फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग, यानी कि दूध उत्पादन। इंडिया यूजेस ओनली 40% ऑफ इनलैंड बॉडीज एंड 15% ऑफ टोटल पोटेंशियल ऑफ ब्रैकिश वाटर रिसोर्सेज। तो इंडिया क्या करता है कि जो इनलैंड उसके पास वाटर बॉडीज़ है, उसमें का सिर्फ 40% ही वो यूज़ करता है फिशिंग के लिए, बाकी तो सारा पड़ा हुआ है। देन यस, ब्लू रिवॉल्यूशन आउटकम्स। तो इससे क्या आउटकम्स आए जो ये हुआ था? FFDA brought improvement in agriculture by adopting new techniques of fish breeding, rearing, marketing and export। तो FFDA जो कि हमने देखा था फिशिंग के लिए गवर्नमेंट ने उसका बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था, उसने इस सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लेके आए। किसमें? तो विद द हेल्प ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज़, टेक्निक्स के मदद से ब्रीडिंग की, फिशेस की ब्रीडिंग, रियरिंग और उसकी मार्केटिंग की अच्छे से, और एक्सपोर्ट, इन सभी सेक्टर में हमें देखने को मिला कि FFDA ने बहुत ही अच्छा काम किया था। इंडिया 50 years ago ओनली 60,000 टन्स ऑफ फिश। तो अगर हम 50 साल पहले की बात करें इंडिया की, तो वो सिर्फ 60,000 टन्स ही एक्सपोर्ट करता था या फिर जनरेट करता था फिशेस को।
लेकिन अगर आज की अगर हम बात करें तो इंडिया नाउ जनरेट्स प्रोड्यूस 4.7 मिलियन टन्स। तो इतना हमें ग्रोथ देखने को मिला है इस सेक्टर में ब्लू रिवॉल्यूशन की वजह से। ये बहुत बड़ा आउटकम हमें देखने को मिला है। इंडिया एवरेज एनुअल ग्रोथ इन प्रोडक्शन ऑफ फिश एंड फिश प्रोडक्ट्स 14.8%। तो हर साल की अगर हम ग्रोथ देखें तो हमें हर साल 14.8% की ग्रोथ हमें इस वक्त देखने को मिल रही है। इट कॉन्ट्रीब्यूट्स 1% ऑफ इंडिया जीडीपी। तो ये जो एक्वाकल्चर है, ये जो ब्लू रिवॉल्यूशन है, ये 1% ऑक्यूपाई करता है इंडियन जीडीपी का। और साथ ही में जो उसमें भी अगर हम डिवीजन देखें तो एग्रीकल्चर जीडीपी है उसका तो 5% ओन करता है। टोटल एनुअल एक्सपोर्ट इज़ 47,000 करोड़ रुपीज़। तो एक साल का वो एक्सपोर्ट्स कितना करता है इंडिया, तो 47,000 करोड़ का एक्सपोर्ट करता है। देन ब्लू रिवॉल्यूशन 2.0 नील क्रांति मिशन। तो हमने ब्लू रिवॉल्यूशन देखा था, अब उसके बाद दूसरा और ब्लू रिवॉल्यूशन लाया गया जिसे कि नाम दिया गया 2.0 या फिर नील क्रांति मिशन। एम डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ फिशरीज़। तो इसका एम भी वही था कि फिशरीज़ सेक्टर में डेवलपमेंट लाई जाए। देन नेशनल फिशरीज़ डेवलपमेंट बोर्ड वाज एस्टेब्लिश्ड इन 2006। तो इस के दौरान एक नेशनल फिशरीज़ डेवलपमेंट बोर्ड सेटअप किया गया है, एस्टेब्लिश किया गया है 2016 के वक्त। कंट्रोल्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो ये किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता था, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। और फिर बाद में उसको अंडर दे दिया, किसके अंडर दे दिया, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के अंदर दे दिया उसको। देन ऑब्जेक्टिव्स, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स रहते, फर्स्ट इज इंट्रोड्यूसिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजीज एंड मेथड इन फिश फार्मिंग। तो जो पुराने टेक्निक्स यूज़ किए जाते थे फिश फार्मिंग ने, उनको हटाकर नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना, ये एक सबसे बड़ा ब्लू रिवॉल्यूशन 2.0 का ऑब्जेक्टिव था। देन यूज़ फुल पोटेंशियल ऑफ कंट्री इन इनलैंड एज वेल एज मराइन फिशिंग फॉर ट्रिपल प्रोडक्शन टिल 2020। तो एक ऑब्जेक्टिव भी था कि जो भी इनलैंड रिसोर्सेज है हमारे पास या फिर मराइन रिसोर्सेज है, इसका पूरा पोटेंशियल का यूज़ किया जाए, जिसकी वजह से कि इंडिया अपनी प्रोडक्शन को ट्रिपल कर का 2020 तक। इंक्रीजिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, और लोगों का पार्टिसिपेशन इस सेक्टर में बढ़ाना, ये भी एक इसका ऑब्जेक्टिव रहा है। देन ब्लू रिवॉल्यूशन चैलेंजेस। तो ब्लू रिवॉल्यूशन ने कुछ चैलेंजेस भी फेस किए, क्या किए वो देख लेते हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन डिटेक्टेड। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है कि ये चैलेंजेस ब्लू रिवॉल्यूशन ने फेस किए हैं। फर्स्ट इज 90% ऑफ ग्लोबल मराइन फिशिंग फुल्ली एक्सप्लॉइटेड, यानी कि जो हम 90% मराइन फिशिंग करते हैं वो तो सारा खराब ही जाता है, उसका कोई यूज़ भी नहीं आता वो। देन डिस्चार्ज ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस लीड डिस्ट्रॉय ऑफ एक्वेटिक लाइफ। और फिर बाद में जो ह्यूमन इंडस्ट्रीज़ में से जो हार्मफुल सब्सटेंसेस छोड़ता है उसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ को बहुत नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी इस सेक्टर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा टेंशन क्रिएट होता है। देन चेंजिंग क्लाइमेट, और चेंजिंग क्लाइमेट भी एक फैक्टर रहा है ब्लू रिवॉल्यूशन के अंदर चैलेंज के तौर पर। देन ब्लू रिवॉल्यूशन फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़, और आगे क्या अगर हम प्रोग्रेस कर सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है हमारे को आगे ब्लू रिवॉल्यूशन में। टेकिंग द एडवांटेज ऑफ लॉन्ग कोस्ट लाइन थ्रू ब्लू रिवॉल्यूशन। तो अगर हम इंडिया की देखें तो बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है इंडिया की, तो उसका पूरा कोस्ट लाइन का अगर हम यूज़ करें ब्लू रिवॉल्यूशन की वजह से, तो हमारा बहुत सारा एक्सपोर्ट्स हम बढ़ा सकते, प्रोडक्शन बढ़ा सकते है फिशिंग का। डेवलपिंग साइंटिफिकली एडवांस्ड फिशिंग सिस्टम, फ्रीजिंग, पैकेजिंग एक्सेट्रा। तो फ्रीजिंग, पैकेजिंग और बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनमें भी हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लाए, साइंटिफिक एडवांसमेंट लाए, जिसकी वजह से ये जो पूरा सिस्टम है ये आसानी से काम कर पाए। देन फिशरीज़ एंड एक्वाकल्चर स्टेटस वर्ल्ड वाइड। तो इसका क्या वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट रहा है वो हम देख लेते हैं। एक्वाकल्चर हैज़ रीच्ड 50 मिलियन टन्स फ्रॉम 2 मिलियन टन्स इन 1950s। तो 1950s के वक्त तो सिर्फ 2 मिलियन टन्स ही जनरेट करते थे एक्वाकल्चर सेक्टर, लेकिन आज की अगर हम बात करें तो लगभग पूरे वर्ल्ड में 50% टन्स जनरेट कर लिया जाता है एक्वाकल्चर से फिशेस को। देन एशियन कंट्रीज़ कंट्रीब्यूट्स ओवर 90% टू एक्वाकल्चर वर्ल्ड वाइड, यानी कि एशियन कंट्रीज़ जो है ये पूरा वर्ल्ड वाइड एक्वाकल्चर का 90% ओन करता है, और उसमें का भी 70% सिर्फ अकेला चाइना प्रोड्यूस करता है।
देन अबाउट 880 मिलियन पीपल आर एम्प्लॉयड इन फिशिंग फ्रॉम नॉर्वे टू थाईलैंड। तो थाईलैंड से लेकर तो नॉर्वे से लेकर, यानी कि जो नदर्न पॉइंट है एशिया का, वहाँ से लेकर तो सदर्न पॉइंट ऑफ एशिया दैट इज़ थाईलैंड, यहाँ तक 880 मिलियन पीपल्स एम्प्लॉयड है इस सेक्टर की वजह से। देन इट प्रोवाइड्स 4.3 बिलियन पीपल विथ ओवर 15% ऑफ देयर एनुअल एनिमल प्रोटीन कंजम्पशन। तो जो लोग एनुअल अगर हम लोगों की देखें तो 4.3 बिलियन लोग जो होते हैं, इनका 15% एनुअल एनिमल प्रोटीन कंजम्पशन इस सेक्टर की वजह से होता है। देन मोस्ट ट्रेडेड फूड कमोडिटीज़, और जो फिशेस है ये बहुत ही ज़्यादा सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं सबसे ज़्यादा ट्रेडेड फूड कमोडिटीज़ के तौर पर देखी जाती है। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया है, इससे आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन बढ़ी है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर ऐसे ही वीडियोज़ आते रहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।